तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है इसमें मॉइस्चर इज रिमूव्ड। जैसा कि हमने कैल्साइनेशन में देखा था, कैल्साइनेशन प्रोसेस में भी जब आप हीटिंग करते थे तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में तो वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता था। सेम पॉइंट यहाँ पर भी वैलिड है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज CO2 एंड वाटर। क्योंकि मेनली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। कैल्साइनेशन में वो इम्प्योरिटी हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में ही बाहर निकल रही थी, लेकिन इस बार जब आप एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके बना देगा CO2 और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा वाटर। यानी कैल्साइनेशन में जो इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में बाहर जा रही थी वही ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इस बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यानी इस बार वो इम्प्योरिटी CO2 एंड वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो ये एक चेंज है जो कि कैल्साइनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बॉक्स में लिखा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों प्रोसेस में ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट, impurities of phosphorus, sulfur, arsenic and antimony are removed in the form of volatile oxides। अब अगेन ये पॉइंट जो है वो कैल्साइनेशन से रिलेटेड पॉइंट ही है बिल्कुल, कि वहां भी फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक इम्प्योरिटी ये एलिमेंटल फॉर्म में बाहर निकलती थी। लेकिन इस बार रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीटिंग कर रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनका ऑक्साइड बना लेंगे। यानी वहां पर एलिमेंट की फॉर्म में ये इम्प्योरिटी बाहर जाती थी, इस बार रोस्टिंग प्रोसेस में ये इम्प्योरिटी इनके ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलेंगी। फोर्थ पॉइंट, ओर बिकम्स पोरस। जब इतने सारे सब्सटेंस ओर में से बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद जो ओर बनता है उसमें पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी जो ओर बनता है वो पोरस बन जाता है, उसमें होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन रोस्टिंग रिडॉक्स रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। तो मैंने जब रोस्टिंग एग्जांपल लिए थे तो उसमें बताया था कि PbS से सपोज उसका मैंने रोस्टिंग किया तो PbS कन्वर्ट हो गया PbSO4 में। तो वहां सल्फर -2 से जा रहा था +4 में, तो सल्फर से सल्फर -2 से जा रहा था +4 में, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा था -2 में, यानी कि एक एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और एक का रिडक्शन, यानी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शंस कैल्साइनेशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ये एक डिफरेंस आप कह सकते हैं यहाँ पर दोनों प्रोसेस के लिए। डेल्टा H इज नेगेटिव, क्योंकि आप कंबशन कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस नेचर में एक्सोथर्मिक होती हैं। एयर की प्रेजेंस में जब कंबशन किया जाता है तो मोस्टली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। जबकि कैल्साइनेशन की बात करें, कैल्साइनेशन में जो डेल्टा H था पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस था कैल्साइनेशन। यानी कैल्साइनेशन में आपको हीट करना पड़ रहा था, टेम्परेचर देना पड़ रहा था। इस बार इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है। बोथ कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग आर परफॉर्म इन द सेम फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, यानी एक ही फर्नेस में दोनों प्रोसेस कैरी की जाती हैं, कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग बोथ। मेथड्स टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की हमारे पास दो प्रोसेस थी, कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, नॉन सल्फाइड ओर यानी ऑक्सी सॉल्ट्स अगर हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट इस टाइप के या हाइड्रोक्साइड, तो उनके लिए हम यूज करते हैं मोस्टली कैल्साइनेशन। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड्स टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। यानी अब अगला जो हमारा स्टेप था, पहले ऑक्साइड में कन्वर्जन किया, ऑक्साइड में कन्वर्जन के बाद अब मुझे मेटल का रिडक्शन करना है। तो मेटल के रिडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है, उसमें हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ रिडक्शन को। सेल्फ रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि अपने आप रिडक्शन प्रोसेस, यानी इस रिडक्शन प्रोसेस में एक्सटर्नली कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता। ये पहली खास बात है इसकी। सेल्फ रिडक्शन में कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखें। इस प्रोसेस को यूज किया जाता है लेड, मरकरी एंड कॉपर के लिए। लेड, मरकरी एंड कॉपर, इन तीन मेटल के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। इन तीनों के जो सल्फाइड्स होते हैं उनका पार्शियल रोस्टिंग किया जाता है। पार्शियल रोस्टिंग करने के बाद जो ऑक्साइड बनता है वो ऑक्साइड अनरोस्टेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके मेटल प्रोड्यूस करता है।
तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले पार्शियल रोस्टिंग करनी है, पार्शियल रोस्टिंग के बाद जो ऑक्साइड बनेगा उस ऑक्साइड का सल्फाइड जो कि बचा हुआ था उसके साथ रिएक्शन करके आप मेटल प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी को मैंने रिएक्शन में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल पीबीएस गैलेना। इस पीबीएस का मैंने यहाँ पे पहले पार्शियल रोस्टिंग किया, यानी अगर मान लीजिए मैंने इसको 100 kg लिया है तो केवल इसको 75% ही रोस्ट करना है, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं करनी है, ध्यान रखें। पीबीएस इसका पार्शियल रोस्टिंग किया, यानी कुछ पार्ट को मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पीबीओ में। पीबीओ जो बना है वो रिमेनिंग अनरोस्टेड, यानी जिसकी रोस्टिंग नहीं हो पाई थी, उसके साथ रिएक्शन करके देता है मेटल। रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ सल्फर -2 से जा रहा है +4 में। सल्फर अगर -2 से +4 में जा रहा है यानी सल्फर का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब ये जो स्पीसीज है यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। तो इस प्रोसेस में ध्यान रखें S-2 इज एक्चुअल रिड्यूसिंग स्पीसीज, यानी सेल्फ प्रोडक्शन में S-2 एक्चुअल रिड्यूसिंग स्पीसीज है जो कि सामने वाले को रिड्यूस कर रही है और खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। सेकेंड रिडक्शन मेथड है हमारे पास हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन और मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोमेटलर्जी, जैसा कि चैप्टर की इनिशियल स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की बात की थी कि कहीं भी अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हुए मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो वो हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो यहाँ भी जो टर्म मैंने यूज किया है हाइड्रोमेटलर्जी, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के साथ डील करना है, एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है पहले। In this process, more electropositive metal displace the less electropositive metal in aqueous solution, यानी कि जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अब ये चीज सीखने के लिए आपको जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखना, ECS इसको हम बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज दूसरा नाम है उसका। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल जितना ऊपर आता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जितना ऊपर आएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो अपने से नीचे वाले मेटल को इजीली रिड्यूस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है उस मेटल की वो ज्यादा है, तो ऐसा कोई भी मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो अपने से कम रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल है उसको इजीली रिड्यूस कर देगा। तो इन दिस प्रोसेस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम यूज कर रहे होंगे। मेनली इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए, यानी सिल्वर गोल्ड का अगर मुझे रिडक्शन करना है तो उनके रिडक्शन के लिए मुझे यूज करना है हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन और मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। इसी प्रोसेस का एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस मेनली सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड का नेटिव ओर है उस नेटिव ओर को पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, साथ ही साथ साइनाइड के साथ एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने बताया था लीचिंग प्रोसेस में भी कि ऑक्सीजन यूज करना होता है क्योंकि मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको मुझे ऑक्सीडाइज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना है। तो मेटल को 0 से +1 में लाने के लिए यानी ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे यूज करना पड़ा यहाँ पर एयर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये एयर, ध्यान रखें। Cn- सिल्वर गोल्ड डी ब्लॉक मेटल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये सिल्वर गोल्ड साइनाइड के साथ इजीली सिल्वर साइनाइड या गोल्ड साइनाइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर और गोल्ड इन दोनों लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए हमने एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक का यूज किया है। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर और गोल्ड से आता है ऊपर, यानी जिंक जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि सिल्वर और गोल्ड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं उनको इजीली रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जिंक सिल्वर और गोल्ड को रिड्यूस कर देगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएगा। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, 0 से चला जाएगा +2 में। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट क्लास में हम रिडक्शन का थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस और गोल्ड सीमेंट थर्माइट वेल्डिंग। प्रोसेस के नाम से ही पता चल रहा है एल्यूमिनो, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हुए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और या फिर बोरॉन, इनके रिडक्शन के लिए इस प्रोसेस को हम मेनली यूज़ करते हैं। प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है उसको समझें थोड़ा सा। इस प्रोसेस में एक तो मेटल ऑक्साइड जिसका मुझे रिडक्शन करना है वो लिया जाता है, साथ में एल्युमिनियम जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे मैं इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करूंगा वो मैंने लिया है। मेटल एल्युमिनियम मेटल और मेटल ऑक्साइड 1/3 रेशियो में लिए जाते हैं, ध्यान रखें। इसको कहा जाता है थर्माइट मिक्सचर। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यानी एल्युमिनियम का मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर में यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम पाउडर, साथ में बेरियम परऑक्साइड या KNO3। बेरियम परऑक्साइड या KNO3 ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के सोर्स का काम करते हैं, यानी मुझे कहीं पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये दो कंपाउंड यूज़ किए जा सकते हैं स्मॉल स्केल पर। तो बेरियम परऑक्साइड या KNO3 ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं और मैग्नीशियम पाउडर आपने यूज़ किया है साथ में इग्निशन मिक्सचर का, ये मेन कंपोनेंट है। शुरुआत में क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैग्नीशियम बायर को बर्न किया जाता है। मैग्नीशियम बायर को बर्न करने पर बेरियम परऑक्साइड हीट होने से ब्रेक हो जाता है। बेरियम परऑक्साइड हीट के कारण से जब ब्रेक होगा तो मिलता है बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जिसका ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होता है ज़्यादा। कोई भी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा और ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से इजीली उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके चला जाएगा ऑक्साइड यानी O-2 में। तो मैग्नीशियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, आसानी से इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बना देगा MgO। तो यहाँ MgO, BaO इन दोनों ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। साथ में मैग्नीशियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने के कारण इसकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इससे काफ़ी अमाउंट में हीट यहाँ रिलीज होगी। ये जो हीट रिलीज होती है ये पर्टिकुलर एल्युमिनियम का मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है, यानी कि इस रिएक्शन से जो हीट मिलेगा वो हीट एल्युमिनियम की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई फिर फर्दर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अब ये रिएक्शन अपने आप होती है। कारण एल्युमिनियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है क्रोमियम के कंपैरिजन में, आसानी से ये एल्युमिनियम इस क्रोमियम को रिड्यूस कर देगा। इस एल्युमिनियम की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज्यादा रिलीज हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है कि जो मेटल है यहाँ पे फाइनली रिडक्शन के बाद मिलता है वो मॉल्टन फेज में आ जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम का मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है कि इस रिलीज एनर्जी के कारण जो मेटल रिडक्शन के बाद मिलता है वो मॉल्टन फेज में आ जाता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका होता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मिलती है। रीजन सीधा सा है, देखिए एल्युमिनियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, यानी ये ऑक्सीजन बजाय क्रोमियम के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होना प्रेफर करेगा, इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो पाई। ऑन स्मॉल स्केल दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। स्मॉल स्केल पर अगर मुझे कहीं भी आयरन को रिड्यूस करना है तब मैं एल्युमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टू जॉइन दी ब्रोकन रेल रोड्स, रेल की जो पटरियां हैं कई बार उनके बीच में गैप बन जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए ये प्रोसेस स्मॉल स्केल पर यूज की जाती है। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आयरन से ज़्यादा है, आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण से ऑक्सीजन का एल्युमिनियम के लिए एफिनिटी होगा ज़्यादा, यानी ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ अटैच होना प्रेफर करेगा। तो एल्युमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा Al2O3, आयरन रिड्यूस हो जाएगा +3 से 0 में। इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है कि आयरन जो मिलेगा वो मॉल्टन फेज में आ जाएगा यहाँ पर। अब जो ये आयरन मिलेगा मॉल्टन फेज में, इस मॉल्टन आयरन को उस ब्रोकन रेल रोड्स यानी कि जो रेल की पटरियों के बीच में जो गैप बना हुआ है उस गैप को फिल करने में हम यूज़ कर लेंगे।
कॉमर्शियली आयरन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द एल्यूमिनियम, यानी इस मेथड को मुझे आयरन के कॉमर्शियल रिडक्शन के लिए यूज नहीं करना है। आयरन के कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि आयरन का जो रिडक्शन किया जाता है वो किया जाता है कॉमर्शियली कार्बन के थ्रू। कार्बन की कॉस्ट कम होती है, एल्यूमिनियम का कॉस्ट होता है ज्यादा। तो कार्बन की कम कॉस्ट की वजह से कार्बन रिडक्शन किया जाता है आयरन के लिए, ना कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए उसको हम रिड्यूस करें। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोसेस होती है हमारी एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस या गोल्डस्मिथ थर्माइट वेल्डिंग। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस है हमारे पास कार्बन रिडक्शन मेथड, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्मेल्टिंग। क्या मतलब है इसका वो समझिए। वर्ड स्मेल्टिंग, इससे मुझे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कुछ मेल्ट होने वाला है, कोई ना कोई चीज है जो मॉल्टन फेज में हमें मिलने वाली है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ऑक्साइड ओर होता है उस ऑक्साइड ओर के साथ एक सब्सटेंस ऐड करते हैं हम एक्सटर्नली, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या है फ्लक्स वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। साथ में कोक यानी कार्बन यूज किया जाता है। कार्बन यहाँ पे दोनों पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। एक तो फ्यूल, इंडस्ट्री में कार्बन के मोस्टली दो ही यूज होते हैं मोस्टली। अगर मैं मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में कार्बन दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। एक तो फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है और दूसरा इसका यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो दो चीजों में इसका यूज किया जाता है। तो मैंने कोक लिया, फ्लक्स ऐड किया मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर इस पूरे मिक्सचर को हम ऐड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस 10th क्लास में बेसिकली आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस ब्लास्ट फर्नेस की डिटेल हम डिस्कस करेंगे आयरन की मेटलर्जी में। वहां हम बात करेंगे कि इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या जॉन होते हैं, कहाँ कहाँ कितना टेम्परेचर होता है, कैसे ये प्रोसेस काम करती है। फिलहाल केवल इस प्रोसेस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कार्बन रिडक्शन में हम क्या करते हैं। तो इन सारी चीजों को ब्लास्ट फर्नेस में ऐड किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करने के बाद में फाइनली मोल्टन मेटल आपको मिलता है रिडक्शन के बाद। तो मोस्टली जनरली कार्बन रिडक्शन यानी स्मेल्टिंग प्रोसेस में मोल्टन मेटल फाइनली मिलता है, इसलिए इस प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग नाम से जानते हैं, स्मेल्टिंग। साथ में एक वाई प्रोडक्ट आपको मिलता है स्लैग, जिसको हम इंडस्ट्री में अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। देखिए ये प्रोसेस यूज की जाती है जिंक, टिन, लेड एक्सेट्रा, इन मेटल के लिए इसको यूज किया जाता है मोस्टली। इसमें आयरन भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आयरन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोसेस यूज किया जाता है जिंक, टिन, लेड एंड आयरन एक्सेट्रा, इन मेटल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। फ्लक्स, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऐड किया जाता है एक्सटर्नली, एक ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन फ्यूजिबल हैं उनको फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करने के लिए। कई बार हमारे पास ओर में ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसको हम इजीली रिमूव नहीं कर पाते, जैसे SiO2। सिलिका एक ऐसी इम्प्योरिटी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है, आसानी से उसको मेल्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं एक दूसरा सब्सटेंस जो कि उसको मोल्टन फेज में ले आता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन फ्यूजिबल यानी जो अच्छे से फ्यूज नहीं हो सकते, जो आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस हैं, उनको फ्यूज करने का, उनको फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करने का काम करता है। उस सब्सटेंस को आप कहते हैं फ्लक्स। तो सब्सटेंस विच आर एडेड टू कन्वर्ट द नॉन फ्यूजिबल मास इनटू फ्यूजिबल मास। फ्यूजिबल मास जो फाइनली आपको मिलता है मोल्टन फेज में, उसको आप बोलते हैं स्लैग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फ्लक्स वो सब्सटेंस हैं जो कि नॉन फ्यूजिबल मास को फ्यूजिबल मास यानी स्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए SiO2, मान लीजिए मेरे पास SiO2 की एक ऐसी इम्प्योरिटी है जिसको इजीली मेल्ट नहीं किया जा सकता, आसानी से आप रिमूव नहीं कर पाते। तो उस SiO2 की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए मुझे उसका अपोजिट नेचर का फ्लक्स ऐड करना है। यानी SiO2 अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो मुझे फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा उसके अपोजिट नेचर का यानी बेसिक नेचर का। तो मैंने ऐड किया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इस SiO2 के साथ रिएक्शन करके बना देगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, जिसको हम जानते हैं स्लैग के नाम से। ये स्लैग बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं आप कैल्शियम सिलिकेट को। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास कहीं पर MnO की बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो अगर कहीं पर बेसिक इम्प्योरिटी है
तो उसका अपोजिट नेचर का फ्लक्स यानी कि एसिडिक फ्लक्स आप यूज़ करेंगे। एसिडिक फ्लक्स के तौर पे हम सिलिका को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये SiO2 इस MnO के साथ रिएक्शन करके बना देगा मैग्नीज सिलिकेट। तो मैग्नीज सिलिकेट जो मिल रहा है यहाँ पर वो भी स्लैग है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इन कार्बन रिडक्शन मेथड CO इज प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट नॉट दी कार्बन। देखिए ये खास बात है, यहाँ पर ध्यान रखें कि कार्बन रिडक्शन नाम जरूर है इस प्रोसेस का, लेकिन यहाँ इस प्रोसेस में मेजर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अगर मुझे कार्बन रिडक्शन मेथड में हाई टेम्परेचर पे किसी का रिडक्शन करना है तो कार्बन बेटर चॉइस है। अगर मुझे लो टेम्परेचर पे किसी का रिडक्शन करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर चॉइस है। तो इस पूरी प्रोसेस में मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वही ओर के मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए कार्बन रिडक्शन मेथड में CO प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ना कि कार्बन। और का मेजर पार्ट CO से रिड्यूस होगा, कार्बन से नहीं। लेकिन कार्बन जो है स्मॉल एक्सटेंट पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम जरूर करेगा, यानी कुछ पार्ट ऐसा होगा और का जिसको रिड्यूस करने का काम करता है कार्बन भी। फॉर एग्जांपल देखिए SnO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, टिन को +4 से ले आएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहाँ, CO2 में। तो ये मेजर रिएक्शन है, यानी इस SnO2 टिनस्टोन और के मेजर पार्ट को रिड्यूस करेगा CO। माइनर पार्ट यानी जो बच जाएगा थोड़ा बहुत और, उस और को कार्बन रिड्यूस करेगा टिन में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये प्रोसेस होती है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। मेनली प्रोसेस को हम यूज करते हैं जिंक, टिन, लेड एंड आयरन के लिए, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑक्साइड और लिया जाता है, उसमें फ्लक्स ऐड करते हैं, साथ में कोक यूज किया जाता है। ये पूरा जो मिक्सचर है उसको ऐड करते हैं आप ब्लास्ट फर्नेस में, फाइनली मॉल्टन मेटल आपको मिलता है, साथ में मिलता है स्लैग। तो ये बात हुई यहाँ पर हम कार्बन रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग मेथड है उसकी बात करते हैं अगली क्लास में। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बेसिकली फिफ्थ जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, इस मेथड से पहले हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ये बताएगी कि कौन सा मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरीज की खास बात है कि सीरीज में जो भी मेटल जितना ऊपर है वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम यूज़ कर रहा हूँ तो सोडियम और जिंक इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सोडियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक के कंपैरिजन में। तो जो मेटल जितना ऊपर होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की है। मेटल इन अपर पार्ट गुड रिड्यूसिंग एजेंट और साथ ही साथ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, कैटाइन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। ऐसा जो मेटल है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, यानी वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसको याद रखने का ये तरीका है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। और लास्ट में जो ये मेटल लिखे हैं मैंने, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनको शॉर्ट में याद रखा जा सकता है छापा नाम से, CHAPA। इस तरह से इनको याद रखा जा सकता है। तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड की। एक्चुअल में हमने देखा कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एल्युमिनियम है जो कि मतलब हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के रिडक्शन के लिए हम बाकी जो प्रोसेस थी उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स यानी S ब्लॉक और एल्युमिनियम के लिए सपोज कार्बन रिडक्शन यूज़ कर लिया, तो कार्बन रिडक्शन में प्रॉब्लम यह है कि हाई टेम्परेचर पर वो कार्बन इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसलिए कार्बन रिडक्शन यूज़ नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमने पढ़ा था एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम S ब्लॉक मेटल्स के नीचे आता है, यानी S ब्लॉक मेटल्स को अगर रिड्यूस करना है तो एल्युमिनियम ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो सीरीज में नीचे है। तो इनके लिए जो भी रिडक्शन मेथड्स हमने पढ़े हैं अब तक उनका यूज नहीं किया जा सकता। एक्वस सॉल्यूशन में भी इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस एक्वस सॉल्यूशन में ये मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि फर्दर ये रिएक्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए भी हम एक्वस सॉल्यूशन को प्रेफर नहीं करते। तो एस ब्लॉक और एल्युमिनियम, इनको रिड्यूस करने के लिए हम इनके मोल्टन साल्ट यूज करते हैं। मोल्टन साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। मोल्टन साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप इन मेटल्स का रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, डाउन सेल प्रोसेस, सोडियम के लिए यूज किया जाता है डाउन सेल प्रोसेस। इस डाउन सेल प्रोसेस में सोडियम का मैंने सोर्स लिया है NaCl, आसानी से मिल जाता है। NaCl को हमने यूज किया है मोल्टन फेज में। इसकी भी हम बात करेंगे, मोल्टन क्यों ले रहे हैं, एक्वस क्यों नहीं लिया। मोल्टन फेज में जब NaCl हम ले रहे हैं तो हम ये बात जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड मोल्टन फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन मोल्टन फेज में नंबर ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होंगे, इसलिए इस मोल्टन फेज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इस NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, KCl CaCl2। ये दोनों आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड ऐड करने से फायदा ये होगा कि जब इनको मोल्टन फेज में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और किसी सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो NaCl की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपने ऐड किया KCl एंड CaCl2। दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, आयंस में ब्रेक होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा चुके होंगे। तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा इसका फायदा ये हो जाता है कि जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने से इस NaCl का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाने से किसी सॉल्यूट का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो दो पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे इन इम्प्योरिटी KCl एंड CaCl2 ऐड किया है। पहला पर्पज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है NaCl की, साथ ही साथ इस NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर ये मेल्ट करेगा वो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया है। तो रिएक्शन में क्या होता है वो देखिए, NaCl KCl CaCl2, इस पूरे मिक्सचर को मैंने मोल्टन फेज में ले रखा है। ध्यान रखें ये पूरा मोल्टन फेज में है। इस मोल्टन मिक्सचर को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर मुझे सारे आयंस मिल गए। यहाँ पर NaCl ब्रेक हुआ Na+Cl-, KCl ब्रेक हुआ K+Cl-, CaCl2 ब्रेक हुआ Ca+2 एंड Cl-। इन आयंस के मिलने के बाद कैथोड, ये बात आप जानते हैं कि कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग रिडक्शन उसका होगा जो कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो सीरीज में नीचे आएगा। ये ध्यान रखें, हमारे पास यहाँ पे 3 मेटल है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इन तीनों में से मुझे कैथोड पर किसी मेटल को डिपॉजिट करना है। कैथोड पर होगा रिडक्शन, और रिडक्शन उसका होगा जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप यहाँ सीरीज में से देखिए, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इन तीनों में सीरीज में नीचे आ रहा है सोडियम, यानी सोडियम यहाँ पर इन तीनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसका मतलब इसी का रिडक्शन होगा। तो हमने जब इम्प्योरिटी ऐड की थी, यहाँ मैंने NaCl में KCl और CaCl2 जब ऐड किए थे तो हमने इसी बात को ध्यान में रखा था कि जिस मेटल का मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, जिस मेटल का रिडक्शन करना है, उस मेटल के केस में मुझे इम्प्योरिटी एक ऐसे मेटल की ऐड करनी है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस मेटल से ऊपर आता हो। यानी सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो इम्प्योरिटी में मैं ऐसे मेटल यूज करूंगा जो कि सीरीज में इस मेटल से ऊपर हैं, इसीलिए मैंने कैल्शियम और पोटेशियम यूज किए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इस कैथोड पर जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होगा सोडियम का, यानी सोडियम Na+ कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। एनोड, एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इस पर होता है ऑक्सीडेशन। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा एनायन, एनायन कौन है हमारे पास यहाँ Cl-, ये Cl- एनायन यहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट आता है दिमाग में कि अगर मैंने मान लीजिए NaCl को मोल्टन फेज में ना लेकर इस सॉल्ट को मैंने अगर एक्वस फॉर्म में ले लिया होता तो क्या होता। तो देखिए NaCl अगर एक्वस ले रखा है यानी वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होने पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Na+ भी मिलेगा, H+ भी मिलेगा वाटर से, OH- वाटर से एंड Cl-।
तो एक्वस सॉल्यूशन लेने पर प्रॉब्लम यह है कि H प्लस OH माइनस दोनों आयन साथ में मिलेंगे। अब इस बार कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन उसका होगा जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस बार आप देख सकते हैं कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H प्लस, क्योंकि सीरीज में ये नीचे आता है बजाय सोडियम के। तो जब आप एक्वस सॉल्ट लेंगे तो एक्वस सॉल्ट लेने पर प्रॉब्लम ये आएगी कि कैथोड पर बजाय मेटल के डिपॉजिट होने के हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी मुझे चाहिए था सोडियम, लेकिन इस बार कैथोड पर क्या मिल गया मुझे, हाइड्रोजन गैस। तो एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हमको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखें। हमको एस ब्लॉक एल्युमिनियम के रिडक्शन के लिए इन एलिमेंट्स के सॉल्ट का मॉल्टन फेज यूज करना है, मॉल्टन फेज में ही इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ना कि एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर मेटल के बजाय, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर एक पॉइंट जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक और एल्युमिनियम यानी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पर कार्बन इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बना देगा मेटल कार्बाइड। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए अगर मैंने Al2O3 का कार्बन से रिडक्शन कर दिया होता तो रिडक्शन के बाद जो एल्युमिनियम मिलता वो कार्बन से रिएक्शन करके बना देता Al4C3। तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस कार्बाइड के फॉर्मेशन के कारण इस रिएक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमको ये यूज नहीं करना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।